नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मेरे साथ है मेरे साथी आसिफ रशीद। आज हम आपको पूरे दिन का हालचाल बताएंगे। आप सलाम जेके प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या कुछ दिन आज रहने वाला है और खास खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वेलकम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। संडे की खूबसूरत सी मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ आज एक बार फिर सुबह 8:30 बजे हमेशा की तरह रोज 9:30 बजे तक 1 घंटे का ये प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जम्मू कश्मीर, आज भी आप देख रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में न सिर्फ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की बात होगी, बल्कि मुल्क में पिछले 24 घंटों में क्या कुछ बीता और अगले 24 से 48 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और साथ ही साथ इस वक्त दुनिया भर में जो खास तौर से हालात हैं या फिर दुनिया भर के जो रिएक्शंस पुलवामा हमले के बाद भारत को लेकर आ रहे हैं, उससे भी हम वो तमाम खबरें उससे जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में सियासी हलचल क्या है, खेल के मैदान से कुछ खबरें आप तक पहुंचेंगी। और साथ ही साथ मौसम जिसने कल से करवट बदली है वो, और बिलखुसूस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का वो भी अपडेट आप तक पहुंचेगा। लेकिन इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले बात पुलवामा हमले की हम करते हैं। तो बिल्कुल पुलवामा हमले की खबर से शुरुआत करें, क्योंकि पुलवामा हमला जब से हुआ हमारे 40 जवान शहीद हुए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यहाँ पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, वहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ है। अगर बात करें निर्मला सीतारमण की, तो निर्मला सीतारमण से रूसी रक्षा मंत्री ने आज फोन पर बातचीत की है और पुलवामा हमले को लेकर निंदा भी व्यक्त की है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने हर्ष देखा पिछले इस हमले के बाद, जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की और करीब 50 देश जो हैं वो भारत के साथ आए और इस मुश्किल घड़ी में भारत को साथ देने की बात कही, आतंकवाद के खात्मे के लिए बात की। और ऐसे में आज एक बार फिर रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं शोग्यू, उनकी तरफ से फोन कॉल की गई, जो डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, और उनके साथ संवेदना व्यक्त की गई पुलवामा हमले के 40 शहीदों को लेकर। और साथ ही साथ ये कहा गया कि इस आतंकी हमले के बाद भारत के लोगों में जो दुख और गम है, उस गम में हम बराबरी के शरीक हैं और न सिर्फ गम में शरीक रहेंगे, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खात्मे के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसमें रूस भारत के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज से पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ है। इससे पहले आपको भी याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का कल भी बयान आया था और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी कि F-16 का इस्तेमाल आखिर उसने किस वजह से किया, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर ही ये F-16 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो संधि का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। पुलवामा हमले के बाद जहां पाकिस्तान लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आंखें झुकाने की कोशिश पूरी तरह से भारत कर रहा है, क्योंकि भारत ने पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी पूरी तरह से जमीन तैयार करी है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, पहले हमने कई बार आपको बताया कि 48 से 49 देश जो थे भारत के साथ इस हमले के बाद खड़े हुए थे, और अब रशिया का साथ आना और दोबारा ये कहना कि मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए वो तैयार है, कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान पे दबाव था उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। क्योंकि पहले ही जिस तरीके से अमेरिका, जापान और यहां तक कि चीन ने भी पाकिस्तान को ये नसीहत दी थी कि वो सख्त कार्रवाई करे जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं पाकिस्तान में, या जो वहां पर जो दहशतगर्दों के सरगना है उनके खिलाफ। उसके बाद अब रशिया का भी भारत के साथ इस तरीके से खुलकर आना और कोऑपरेशन। इससे पहले आपको याद होगा सुषमा स्वराज भी अबू धाबी पहुंची हुई थी, OIC में सुषमा स्वराज पहुंची, वहां पर भी उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करे। उन्होंने अल्लाह के 99 नाम भी लिए। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म हमें आतंक नहीं सिखाता, धर्म हमेशा जोड़ना सिखाता है। बिल्कुल, OIC में उनकी शिरकत के बाद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी, उनकी तरफ से भी बाइकआउट किया गया, वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। इस्लामिक कंट्रीज का जो ये जो कुल मिला के 61 देश हैं, जो इस तमाम ममालिक हैं, उनके जो वहां पे लीडर्स पहुंचे थे, तो उनमें पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर हो या कोई खातून हो, उनको वहां पे बुलाया गया हो मेहमानी खुसूसी के तौर पर, और उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बना के अब भारत को यहां अगर बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठे। और पाकिस्तान फाउंडर मेंबर्स में से एक था, उसको
बाद में जब ये 61 देश पहुंचे तो उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं था, उनकी तरफ से बाइकआउट किया गया। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग देशों की देश दुनिया से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उनमें अब रूस भारत के साथ आने की बात कर रहा है और न सिर्फ जवानों की शहादत को लेकर संवेदना व्यक्त की बल्कि मिलिट्री कॉपरेशन को भी लेकर बात की है। तो चलिए आसिफ, अब सीमावर्ती इलाकों का रुख कर लेते हैं, वहां की खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरहद पर है और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर भी, इसलिए क्योंकि पिछले 5 से 6 दिनों की बात करें, जो 26 फरवरी के बाद जो कुछ घटा है उसके बाद जो हालात बने हैं, ये तमाम चीजें उसकी जो एक बुनियाद पड़ी थी वो सरहदी इलाकों से पड़ी थी, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी में इजाफा हुआ, उस कशीदगी में अब भी फिलहाल कोई कमी नहीं दिखी है क्योंकि लगातार जो है संघर्ष विराम का उल्लंघन। एक तरफ तो इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पे अच्छी खबर यह है कि खामोशी है, अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पुंछ, राजौरी, लाम सेक्टर से लेकर उड़ी, कमलकोट तक पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त फायरिंग और शेल जो बहुत कम इन इलाकों में देखे जाते थे कि रिहायशी इलाकों में आकर गिरे, वो गिरे, अमवात हुई, 3 से 4 लोगों की जान गई 2 दिनों में। अगर पुंछ राजौरी की बात करें, कई लोग जख्मी भी हुए और जो कशीदा हालात बने हुए हैं उसमें कमी इसलिए नहीं आई क्योंकि जो कल जो रात जो घटना घटी करीब 12 बजे सरहदी जिला पुंछ में, जहां एक ही खानदान के 3 लोगों की मौत हुई जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, एक 5 साल का बच्चा भी शामिल था। उसके बाद लोगों में खौफ और हरास पैदा हुआ और कई लोग जख्मी हुए और कई रिहायशी मकान लगातार सीजफायर उल्लंघन किया जा रहा है। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अलग अलग राज्यों, माफ करिएगा, अलग अलग इलाकों से हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि सीमावर्ती इलाकों का आखिर इस वक्त हालात क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रहा है। ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषि, अगर बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की तो अभी क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों से जब से पुलवामा हमला हुआ है उसके बाद से सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अभी की सिचुएशन, अभी पूरी अपडेट बताएं। देखिए, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिन में जो हालात बने हुए थे वो पूरी तरह से तनावपूर्ण थे, लेकिन अब पूरी अगर सिचुएशन की बात करें तो अभी भी नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में खौफ है कि हो सकता है कि पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन करे, क्योंकि एलओसी पर जिस तरह से पाकिस्तान ने लगातार सीजफायर वायलेशन किया है उसी के चलते प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली थी कि अगर पाकिस्तान इस तरह से यहाँ पर कोई हरकत करता है तो बॉर्डर के लोगों को इसका नुकसान ना हो, कम नुकसान हो, उससे पहले ही प्रशासन ने कदम उठाए। यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। उसके साथ साथ जो बंकर्स बने हैं उनका भी कहा गया कि इन बंकर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और लगातार लोगों से मीटिंग की जा रही थी कि आप कोई दिक्कत अगर आती है तो आप प्रशासन से सीधा संपर्क करें। और ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें तो ये भी कहा गया कि जो लोग खेती करने जाते हैं वहां पर तारबंदी के आसपास, वहां पर भी ना जाएं। कहीं ना कहीं उस पूरी सिचुएशन की बात करें तो माहौल जो है तो पूरा तनावपूर्ण था, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो वो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। जी, अभी अगर बात करें ऋषि, स्कूलों को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीमावर्ती इलाके के स्कूलों को बंद रखा गया है, तो कब तक ये स्कूल खुलने की उम्मीद है, क्योंकि अगले आदेश तक अभी ये स्कूल बंद है। लोगों की अगर बात करें तो लोग जहां दहशत में, वहीं छात्रों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है काफी। जी देखिए, जब स्कूल की बात आती है तो जिस तरह से प्रशासन ने कहा था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में स्कूल जो है वो बंद रहेंगे अगले आदेश तक, इसीलिए बंद किए गए थे कि हमेशा से कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो लाइन पर स्थित हैं। हम भी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो हमने वहां पर देखा था कि बिल्कुल स्कूल जो है वो बिल्कुल सीमा के साथ है, तो यही रिस्क ना लिया जाए बच्चों की लाइफ पर, इसका कोई असर ना पड़े, तो इसीलिए स्कूल बंद किए गए थे। और जब तक ये हालात जो वो ठीक नहीं हो जाते तब तक ये स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि खौफ जो है वो लगातार लोगों में बना हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों ने पहले ही प्लाइंग करना शुरू कर दिया था गांव से, लेकिन जो ऑर्डर था, ऑफिशियल ऑर्डर, वो प्रशासन ने नहीं निकाला था कि आपने यहाँ से पलायन करना है। लेकिन अगर पूरी ग्राउंड की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, लोग अपनी रूटीन में वहां पर काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, लेकिन जो हालात है वो अभी भी थोड़े से तनावपूर्ण है कि हो सकता है कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान लगातार सीजफायर वायलेशन करता है और
मैक्सिमम कैजुअलिटीज और इंजरीज देखने को मिलती है। और उसी के चलते प्रशासन ने इस बार पहले ही कमर कस ली कि जो पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की बुखलाहट जो वो साफ तौर पर नजर आ रही थी और उसने एलओसी पर कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, निशाना बनाया। तो उसी के चलते आईबी पर भी हालात जो थे वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो गए थे। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था और इस तनाव के बीच पायलट को रिहा करने का एक मामला था, और वो जब पायलट अभिनंदन को रिहा किया गया उसके बाद कुछ कमी उस तनाव में देखने को मिली। लोगों में एक उम्मीद जगी कि हाँ अब हालात ठीक होंगे। क्या कुछ रद्द-ए-अमल है जो बिल्कुल जीरो लाइन पे रहने वाले लोग हैं, खासतौर से जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से नुकसान उठाते रहे हैं? देखिए, जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया गया, पहले ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि तनाव जो वो ठीक हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पर यकीन करना बिल्कुल भी वो बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि हर बार पाकिस्तान जो वो पीठ के पीछे आके वार करता है या मतलब इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है। तनाव जो है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि विंग कमांडर को तो रिहा कर दिया गया, वो भारत लौट आए हैं, लोगों में खुशी का माहौल भी है, लेकिन बॉर्डर के लोग जो है वो हमेशा से डर जाते हैं जब भी चाहे वो कश्मीर में इस तरह के हालात बन जाएं, जब पाकिस्तान को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो हालात जो है वो आईबी पर देखने को मिल जाते हैं, यानी आईबी पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाता है कि आईबी के लोग अब टारगेट किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। जमशीद मलिक भी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमशीद, अगर बात करें सीमावर्ती इलाकों की, तो जिस तरीके से ऋषि बता रहे थे कि सीमावर्ती इलाके के लोग अभी दहशत में, अगर राजौरी और पूंछ की बात करें तो राजौरी और पूंछ के लोगों क्या कहते हैं, आपकी बातचीत हुई होगी लोगों से, हमने बाइट भी सुनाई थी। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि लोग दहशत में है, पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। अभी किस तरीके का तनाव सीमावर्ती इलाकों में देखा जा सकता है? हर चीज सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ तनाव पूरी तरह अभी भी बरकरार है, क्योंकि लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में लगातार पिछले कई महीनों से हालात कशीदा ही बने हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से जैसे हालात ज्यादा ही कशीदा हुए हैं, जिसके बाद लोगों में तनाव तो बना ही हुआ है। और दूसरी जानब अगर हम बात करें तो इस वक्त आज 5वें रोज भी, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि हालात इतने ज्यादा कशीदा हो गए हैं कि जिला इंतजामिया को अब स्कूल भी बंद करने पड़े हैं, और इसके बाद जिला इंतजामिया खुद लोगों से जाके लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों से मुलाकात भी कर रही है और उनको ये जरूर मैसेज दिया जा रहा है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब नहीं है। अगर हालात खराब हुए तो आप लोगों को जरूर बता दिया जाएगा और आपको महफूज इलाकों की तरफ जरूर लाया जाएगा। मगर इसी वाले से कल एक जरूर फिर एक अफवाह आई सामने के पुंछ से कुछ लोगों ने फ्लाइंग करना शुरू किया, तो हमने इससे जिला तरक्यात कमिश्नर पुंछ से बात की तो उनका कहना था कि जलास इलाके से किसी ने फ्लाइंग नहीं किया, बल्कि उस फैमिली को हमने निकाला है जिस फैमिली के कल परसों जिसपे एक राकड़ गिरा था, जिसमें उनके घर को भी नुकसान पहुंचा था, उनमें हलाकतें भी हुई थी। उसके बाद उनके पास घर की किल्लत की वजह से उस फैमिली के 8 से 10 मेंबर ऐसे हैं जिनको वहां से निकाला गया है और एक स्कूल की इमारत में लाया गया। मगर हालात अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ कशीदा ही रहते हैं। पिछले कई बरसों से देख रहे हैं हम कि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी के बाद आम शहरियों की हलाकतों के साथ फौजी जवानों की हलाकतों का सिलसिला भी जारी है, मगर उसके बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे और दिन ब दिन इनमें कशीदगी देखी जा रही है। जी जमशेद, जिस तरीके से 2 दिन पहले हमने देखा कि 2 दिनों में 4 लोगों की अमवात हुई और कई लोग जख्मी हुए, रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा और शेल जो है जो पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की गई, जो शेल दागे गए वो रिहायशी इलाकों में आ गिरे। उसके बाद इंतजामिया की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई सरहदी इलाकों में, खास तौर से क्योंकि वहां फर्स्ट एड की सबसे बड़ी परेशानी लोगों के लिए रही है, और ऐसे हालात में जब सरहद पर जबरदस्त गोलीबारी हो इंतजामिया का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, तो क्या जरूरी इकदाम कुछ उठाए गए इंतजामिया की तरफ से ताकि आम लोगों को अगर कोई नुकसान होता है या कैजुअलिटी होती है तो किस तरीके से उन इलाकों में पहुंचा जाए ऑफिशियल्स की तरफ से? जी आसिफ जी, बहुत बड़े अच्छा सवाल आपने किया कि इंतजामिया की तरफ से फर्स्ट एड का जो मामला है, क्योंकि मामला हमने पहले भी एक बार उठाया था, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक अगर देखा जाए जहां जहां इनके सेंटर्स होंगे, सब सेंटर होंगे या दूसरे सेंटर होंगे, जब गोलाबारी का
सिलसिला शुरू होता है तो वो भी आम लोगों की तरह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ का अमला भी महफूज इलाकों की तरफ भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा कशीदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर इस गोलाबारी के दौरान किसी जानी व माली नुकसान की बात सामने आती है या लोगों को निकालने की जरूरत पड़ती है, तो आसिफ जी सबसे बड़ी परेशानी ये है हमारे पास कि हमारे पास बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं है कि अगर ऐसे हालात हों गोलाबारी के बीच में किसी को निकालने की जरूरत पड़े तो उस बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए भी हमने बात की थी तो उनका कहना था कि इसके लिए मरकजी सरकार को लिखा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन चीजों की जरूरत है वो दस्तियाब की जाए। और दूसरी बात यह जिस तरह के लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को, जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा है कि निशारा इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को जिस तरह एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ गाड़ियों से निकाला गया था जिसमें फौज और पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी, मगर आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां गाड़ियां भी पहुंचना मुश्किल होता है। जिस तरह मेंढर के कुछ इलाकों की बात करें या पुंछ के कुछ इलाकों की बात करें या राजौरी के कुछ इलाकों की बात करें जहां आज भी गाड़ी नहीं पहुंचती और इन लोगों को ऐसे हालात में निकालना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। इस वक्त आसिफ खबर सामने आ रही है कि सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत LOC पर पहुंचे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं और सेना को पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है, हर कार्यवाही के लिए वो तैयार रहें, ऐसा सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा है। कुछ देर में हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं कल की भी अगर बात करूं तो कल फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने जम्मू का दौरा किया, मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार उकसाने वाली हरकतें की गई हैं उसका जवाब देने के लिए फोर्सेस किस तरीके से तैयार रहें, अलर्ट पर रहें, उस तमाम स्थिति का जायजा लिया गया। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का बार बार उल्लंघन और बढ़ते तनाव को देखते हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी उनके साथ थे और व्हाइट नाइट कोर का दौरा किया और यहां जो सीनियर ऑफिसर्स थे आर्मी के उनकी तरफ से इनको ब्रीफिंग दी गई। इस वक्त जवान किस तरीके से सरहदी इलाकों में तैयार हैं, जो झुटपुट हरकतें बार बार की जा रही हैं, बीच बीच में रुक रुक कर गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो रहा है, कभी थमता है तो फिर अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। और ऐसे में पाकिस्तान अगर कोई बड़ी कार्रवाई करता है, कोई इस तरह की हरकत करता है जिससे रिहायशी मकानों को, रिहायशी इलाकों को या फिर फौज सिविलियंस को नुकसान उठाना पड़े, उसके लिए फौज पूरी तरह से तैयार है। मौजूदा सूरत हाल का पूरा जायजा कल फौजी सरबराह की तरफ से लिया गया और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फौजी सरबराह को लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ने मौजूदा तैयारियों के बारे में बताया और जो जीरो पॉइंट पे या फिर अग्रिम चौकियां जो होती हैं उनकी सूरत हाल जो है, मौजूदा स्थिति है, उसके बारे में जानकारी दी और फायरबंदी की जो बार बार खिलाफ वर्जी की जा रही है उसके बारे में आगाह किया गया कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बार बार गोलीबारी का सिलसिला शुरू होता है, जहां पर ज्यादा अंदेशा रहता है फायरिंग का, उन जगहों पर फौज किस तरीके से तैयार रहे। इन तमाम चीजों पे कल इस दौरे के दौरान जो है वो जायजा लिया गया और तबादला ख्याल हुआ। ये पूरी तरह से कहा जाए कि सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए प्रभावी योजनाओं के लिए लगातार मीटिंग जारी है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जहां LOC का दौरा किया है वहीं पर यह साफ शब्दों में कहा गया है कि दुश्मनों की योजनाओं को विफल करने के लिए पूरी तरह से सेना तैयार रहे। घुसपैठ की खबरें भी सामने आती हैं, सिर्फ घुसपैठ को रोकने के लिए सतर्क रहने को सेना को कहा गया है। अब जरा LOC पर बात कर लेते हैं बंकर्स की, क्योंकि बंकर्स हैं, कुछ बंकर्स हैं, कुछ बनाने की योजना भी सरकार कर रही है। ऐसा खबरों में सामने आ रहा है सिर्फ कि 400 बंकर्स और बनाए जाएंगे सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए। बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति हर बार हमने देखी है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिस तरीके से हालात रहते हैं उससे कहीं ज्यादा खराब हमने सीमावर्ती इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उन इलाकों में देखे हैं। रिहायशी इलाकों में या फिर शहरियों को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो फौज जो फोर्सेज हैं या BSF है उसकी तरफ से भी बनाई जाती हैं कि जो सीमावर्ती इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको कम नुकसान हो। लेकिन साथ ही साथ सिविल प्रशासन की बात करें, सिविल इंतजामिया की बात करें तो उसकी तरफ से भी लगातार ये कोशिशें की जाती रही हैं। ताहम अभी तक मुतअद्दिद इलाकों से हमें ये जो शिकायतें मिलती रहती थी कि बंकर्स का काम कहीं पे अधूरा है, कहीं फायरिंग की वजह से पूरा नहीं हो पाया और ऐसे में एक दोबारा जो सरकार की तरफ से ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, एक फैसला किया गया है कि 400 बंकर जो हैं 200 राजौरी जिले के लिए और 200
पुंछ जिले के लिए जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां लोगों को फौरी तौर पर राहत पहुंचाने के लिए इन बंकर्स को बनाया जाएगा। और पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफे के मद्देनजर हुकूमत ने राजौरी और पुंछ अजला के लिए 400 बंकरों की तामीर को मंजूरी दी है। हुकूमत ने इन बंकरों की तामीर में तेजी लाने की हिदायत भी जारी कर दी है और महकमा दही तरक्की रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए जिला तरक्याती कमिश्नर जो डीसीज हैं तमाम जिलों की, उनको जो फंड्स हैं वो पहले ही दे दी जाएंगी और 1 महीने के अंदर उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हिदायत जारी की गई हैं कि 1 महीने के अंदर इन बंकरों को तैयार किया जाए ताकि सरहद पार से जो शदीद शेलिंग होती है इसके मौके पर ऐसे हालात में लोगों को बचने का मौका मिले और अगर लोगों को महफूज मकामात पर जो सुरक्षित स्थान है वहां पहुंचने का उनको मौका नहीं मिलता, सहूलियात फराहम नहीं होती, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर उस वक्त लोगों को सर ढकने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, जान माल के अपनी जान बिल्कुल के आसिफ आपने सही कहा कि पाकिस्तान बंकर्स को जल्दी बनाया जाए। हिमाकत जो करता है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा खामियाजा सीमावर्ती इलाके के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जैसा कि आपको याद होगा कि पहले भी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जब पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वहां पर तो उन्होंने बंकर्स के लिए पैसे भी दिए थे, परियोजना भी बनाई थी और कई बंकर्स को मंजूरी भी दे दी गई थी। अब एक बार फिर प्रशासन की तरफ से 400 बंकर्स बनाने का ऐलान किया गया है क्योंकि आसिफ सीमावर्ती इलाके के लोग बेहद परेशान रहते हैं। बात करें अगर लोगों की तो लोग अभी तनाव में हैं, जहां उनके प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं लोगों को बेहद नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि जो शेलिंग होती है उनसे लोगों के घरों को बेहद नुकसान होता है। उसके बाद लोगों का जो पलायन भी शुरू हो जाता है। ऐसी खबरें भी आज से सामने आई थी कि लोग धीरे धीरे सीमावर्ती इलाकों से पलायन कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात है अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में लगातार गोलीबारी जारी है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि 400 बंकर्स प्रशासन ने बनाने का फैसला किया है। बिल्कुल, इंटरनेशनल बॉर्डर से ज्यादा बदतर हालात लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं और ऐसे में लोगों में अचानक से जब गोलीबारी शुरू हो जाती है, लोग या तो खेतों में काम कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूलों में होते हैं और ऐसे में गोलीबारी जब शुरू हो तो लोगों को उस वक्त फौरी तौर पर खुद को बचाने का मौका मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया गया और इन बंकर्स को 1 महीने के भीतर ही पूरा करने की, इनकी तामीर मुकम्मल करने की और 1 महीने के अंदर तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। और बढ़ते हैं आगे और उसी की खबर आपको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहां की खबर से हमने आपको रूबरू करवाया। अब जरा कश्मीर चलते हैं क्योंकि हंदवाड़ा में लगातार एनकाउंटर जारी रहा जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। वहां हमारे सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। आसिफ बिल्कुल, अगर जुमे की बात करें तो रात करीब 9 बजे जिस वक्त इस इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिली थी फोर्सेज को, उसके बाद फौज की 22 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का और साथ ही साथ सीआरपीएफ के एहलकारों ने इस इलाके का मुहासरा किया था बाबागुंड इलाके में और ऑपरेशन के दौरान देर रात मुठभेड़ शुरू हुई थी, गोलियों का तबादला हुआ था, एनकाउंटर्स में ये सर्च ऑपरेशन तब्दील हो गया था और इस ऑपरेशन में जहां 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में बीच में खबरें आई कि उनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं और बाद में कुछ देर बाद ये पता चलता है कि जब एनकाउंटर साइट पे जहां मुठभेड़ हो रही थी वहां फोर्सेस पहुंची और उस इलाके को कवर अप किया और लाशों को निकालने की कोशिश की। ऐसे में एक मिलिटेंट को जिसे मुर्दा समझा गया वो उठ खड़ा हुआ था और उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी और इस फायरिंग में 8 एहलकार जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान थे और एक सीनियर ऑफिसर सीआरपीएफ की थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के भी 2 जवान जो इन 8 जवानों में इंजर्ड हुए थे और इनमें से 4 जवानों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था, जिनमें एक सीनियर ऑफिसर थे जम्मू कश्मीर के, 2 पुलिस के जवान, एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो सीआरपीएफ के और एक और जवान। चलिए आसिफ, इस पे ज्यादा जानकारी के लिए फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए। हम एनकाउंटर की खबर से रूबरू करवा रहे हैं अपने दर्शकों को। हंदवाड़ा एनकाउंटर की अगर बात करें तो हंदवाड़ा एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है। इस मुठभेड़ में जहां सेना को सफलता हाथ लगी, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, वहीं हमारे 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। और उस इलाके की बात करेंगे तो क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुठभेड़ खत्म हो गई है और सर्च ऑपरेशन भी खत्म कर दिया गया है। तो अभी ग्राउंड जीरो से आपके पास क्या रिपोर्ट है? मैं बता दूं आपको कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से लंगेट हंदवाड़ा जो मुठभेड़ है, जिस तरह का जो कल आईजीपी जो
सिम्पानी है, उन्होंने खुद भी कहा कि अभी ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया। हालांकि पैरा कमांडोज की भी मदद ली गई वहां पर उस एनकाउंटर में, क्योंकि फौज का भी यही कहना है कि उस एनकाउंटर में काफी ज्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि वो जो इलाका है काफी कंजेस्टेड वाला इलाका है, वहां पर आसपास जो है वो बहुत सारे घर है और वहां पे फौज को काफी परेशानी इसलिए आई क्योंकि उनको पता नहीं चला कि किस घर से गोलियां आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंट है कभी वो एक घर में घुसते थे और कभी वो दूसरे घर में जाकर वहां से गोलियां चलाते थे, और इसलिए फौज को भी काफी ज्यादा टाइम लगा इस ऑपरेशन को चलने में, क्योंकि ऑपरेशन ऐसा लग रहा था कि शायद जिस दिन लगा और उसी दिन ये खत्म होगा। लेकिन इस ऑपरेशन ने अब आज तीसरा दिन है, जैसे कल भी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा वहां पे नुकसान उठाना पड़ा, जैसे कि आसिफ ने भी खुद कहा कि जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि हमने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया और जब उनकी जो शव है उनको हासिल करने के लिए वहां पे पहुंचे तो वहां पर मिलिटेंट जो है वो जिंदा था और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और उन गोलियों में काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो है वो जख्मी हुए। लेकिन अभी जो खबर आ रही है हंदवारा से कि उस ऑपरेशन को अभी भी खत्म नहीं किया गया, हालांकि पूरा इलाका जो है उसको घेरे में रखा गया है, अभी भी घेराबंदी की हुई है। क्या स्ट्रेटेजीज सिक्योरिटी फोर्सेस की रहेंगी, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और बताया ये जा रहा है कि रिहायशी मकानात हैं इस इलाके में, तो ऐसे में ऑपरेशन को अंजाम देना कितना मुश्किल है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और क्या स्ट्रेटेजीज हैं ताकि आम लोगों को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि यहाँ मुजाहिरे भी हुए थे पहले ही। देखिए आज से पहले जिस तरह से सिविल वहां पे सिविल कोलेटरल डैमेज जो है बार बार जो कहती है सिक्योरिटी फोर्सेस का हम नहीं चाहते, लेकिन वहां पे जिस तरह से एक सिविलियन की भी मौत हुई वहां पे उस एनकाउंटर में, तो वहां पे जो इलाका है और जैसे कि हमारे जो सूत्र है उनका यही कहना है कि जो इलाका है वो काफी कंजेस्टेड वाला इलाका है, वहां पे काफी ज्यादा जो है वो दिक्कतें आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे, और साथ ही साथ जो पैरा कमांडोज की मदद भी ली गई इस ऑपरेशन में, और भी इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसको हंदवारा भेजा गया ताकि ऑपरेशन जो है ये जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन आज जिस तरह से उस इलाके की घेराबंदी आज भी रही और आज सुबह से भी रही, और इस ऑपरेशन को शायद आज 10 या 11 बजे तक खत्म किया जाएगा, और ये ऑपरेशन में जो मकानात को वहां पे ब्लास्ट से नीचे वो दब गए हैं और उस मलबे से अब ये देखा जाएगा कि जो मिलिटेंट है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि वहां पर मिलिटेंट की संख्या कितनी है और कितनी डेड बॉडीज वहां से बरामद होगी, तो उसके बाद बाकायदा तौर पे शायद इनिशियल रिपोर्ट्स क्या है। बताया जा रहा था कि 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई हैं, लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं सुबह के अभी दोनों की जो ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि मारे गए हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडीज रिकवर नहीं हो पाई हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर 8 से 9 देहात को मुहासरे में लिया गया है। देखिए जो मुहासरा है, क्योंकि पहले ही वहां पे हंदवारा पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, बाकी चाहे फौज हो या सीआरपीएफ हो, उन्होंने पहले ही वहां पे जो लोगों से कहा है कि वो एनकाउंटर साइट पे आने की ना कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों तरफ से गोलियां चल रही है और उसमें कोलेटरल डैमेज ना हो, इसलिए आप अपने इलाके में ही बैठे रहे। उसके बाद उस कॉर्डन को और फैलाया गया ताकि वो मिलिटेंट जो वहां पे मौजूद थे वो कहीं दूसरे इलाके में ना जाए, दूसरे इलाके से ना भाग जाए, इसलिए उन्होंने उस कॉर्डन को और फैलाया वहां पे। और अब ये देख रहा है कि जो मकान जिनको नीचे किया गया, अब उन मकानों से क्या कोई मिलिटेंट की बॉडी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि पहले दिन से ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि 2 मिलिटेंट को हमने हलाक किया। अगर हलाक किया तो बिल्कुल फिलहाल 2 आतंकवादी तो मारे जा चुके हैं, अभी की क्या खबर है, क्या ये खबरें सामने आ रही है, क्या आपके पास ये खबर कोई है कि 2 से 3 आतंकवादी और छिपे हो सकते हैं? देखिए हर जिस तरह से पहले ही ये कहा गया, यही संभावना जताई गई कि वहां पे शायद 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पे वहां पे जब सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्डन के लिए गई तो यही कहा गया कि 2 मिलिटेंट उस इलाके में मौजूद है। तो उसके बाद यही आशंका लगाई गई, जब वहां पे 2 मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया हमने हलाक किया, तो शायद फिर तीसरा मिलिटेंट वहां पे हो सकता है। अब ये थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कि क्या वहां पे 2 मिलिटेंट थे या 2 से ज्यादा मिलिटेंट थे, लेकिन अभी
अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है कि वहां पे कितने मिलिटेंट है, कितना ऑपरेशन और लंबा चल सकता है, क्या ऑपरेशन अभी खत्म किया जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। बिल्कुल फिदा, सेना जिस तरीके से पूरी कोशिश करती है कि वहां के आम नागरिकों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन एनकाउंटर साइट पे हमेशा देखा जाता है कि वो पहुंचते हैं। तो लोगों के साथ क्या अभी सुबह सुबह हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं, क्या अभी भी झड़प देखने को मिली? और इंटरनेट सेवा की बात करें तो इंटरनेट सेवा भी बंद करी गई है वहां पर। देखिए हर्ष, पहले ही जहां कहीं पर भी झड़प शुरू होती है तो इंटरनेट सेवाओं को जो है, इंटरनेट खिदमात को जो है वहां पे बंद किया जाता है उस इलाके में, ताकि जो अफवाहें हैं वो ज्यादा सोशल मीडिया पे ना चले, क्योंकि अफवाहों का बाजार फिर गर्म होता है अगर इलाके में आप इंटरनेट को बहाल करके रखेंगे। इसीलिए इंटरनेट को पहले वहां पे सस्पेंड किया जाता है। दूसरा जहां आपने कहा कि क्या प्रदर्शन है, लेकिन जो कल से हमने वहां पे देखा कि वहां से, क्योंकि कॉर्डन को पहले ही इतना फैलाया गया है कि ताकि वहां पे प्रदर्शन ना हो, इसीलिए आज भी वहां पे किसी तरह का प्रदर्शन जो है अभी तक देखने को नहीं मिला। लोग जो है अपने इलाकों में बैठे, अपने घरों में बैठे, क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पहली दफा 144 भी नाफिज किया गया ताकि जो लोग है वो जमा ना हो जाए। और वहां पर पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की यही कोशिश है कि वहां पे सिविल डैमेज ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने ऐसे कदम वहां पे उठाए हैं। बहुत शुक्रिया फिदा हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी ये सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सेना अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है, 2 आतंकवादियों का खात्मा कर किया जा चुका है। अभी भी 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर हो सकती है। बिल्कुल, शुमाली कश्मीर का ये जो सरहदी जिला है कुपवाड़ा लंगेट बाबागुंड इलाके में जिस तरीके से 2 रोज कबल जो मुठभेड़ शुरू हुई थी, एनकाउंटर शुरू हुआ था, और इस तसादुम में बताया ये गया कि 2 मिलिटेंटों की हलाकत हो चुकी है, जबकि 4 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 दीगर जख्मी हैं। और आज तीसरा दिन है, तीसरे रोज में ये ऑपरेशन अब जो है वो दाखिल हो चुका है। एक इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस जवान भी और एक और जो सीआरपीएफ का जवान था उसकी भी इस एनकाउंटर में शहादत हुई थी। और साथ ही साथ जो तलाशी कार्रवाई ली जा रही है, जो आसपास के इलाके बताए जा रहे हैं बाबागुंड के, जिनमें कचलो देहात है, गनावपुरा, लालबुक और खानू, इन इलाकों को भी मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। और जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि ऑपरेशन को अंजाम देने में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलें इसलिए आ रही है क्योंकि एक रिहायशी इलाका है, आबादी इस इलाके में ज्यादा है, और न सिर्फ आबादी है बल्कि जो इस इलाके में ऑपरेशन जहां अंजाम दिया जा रहा है, यहां पे ये अभी तक अंदाजा नहीं लगा है कि कितने मिलिटेंट्स अंदर हो सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता, हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि एक घर से निकलकर दूसरे घर में मिलिटेंटों का जाना, ये इस तरह का अंदेशा था जो बताया जा रहा था कि एक घर से दूसरे में जाकर गोलीबारी शुरू हो रही है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कहीं ना कहीं जो सरदर्दी बन रही है, और ऐसे में आम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आगे इस जो ऑपरेशन है इसको अंजाम देने में थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन सोच समझकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि आम लोगों के तहफ्फुज़ का भी ना हो, ख्याल ऐसा रखा सेना जा सके। हमेशा कोशिश करती है, लेकिन कुछ आम लोग दिक्कत करते हैं इस ऑपरेशन में। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जा चुका है और 2 आतंकवादी के छिपे होने की खबर भी सामने आ रही है। बिल्कुल, रुख करते हैं अब अगली खबर का। बात जरा रियासत जम्मू और कश्मीर के मौसम की कर लेते हैं। और हर्ष, मौसम 2 दिन पहले एक बार फिर करवट बदल चुका है, और परसों शाम की हम बात करें, जुमे की रात को ही एक बार फिर से वादी के बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। और न सिर्फ बर्फबारी हुई बल्कि उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, यहाँ अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी बारिशें हुई और सीधा असर मैदानी इलाकों में रहा, और बारिशों का सिलसिला जो कल पूरे दिन जारी रहा और आज भी है। और जब जब मौसम की बात होती है तो इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर की में आम जिंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि एक ही वाहिद रास्ता है जो जम्मू कश्मीर को, खासतौर से वादी की बात करें, मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ता है। वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है जो बंद है। लेकिन इससे पहले मैं हाईवे की अपडेट करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस साल जो बर्फबारी, खासतौर से वादी की बात करूं मैं, तो वहां पर 1765.3 mm जो बर्फबारी पहले 2 महीनों में रिकॉर्ड की गई है वादी में, साल 2019 की, जो ये जो नया साल है जिसका तीसरा महीना, जिसका 2 दिन पहले आगाज हो चुका है। और इन पहले 2 महीनों की
जो अब तक रिपोर्ट्स हैं, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जनवरी में वादी में 608.7 mm बर्फबारी हुई, जबकि फरवरी जो पिछला महीना अभी खत्म हुआ है उसके मुताबिक कश्मीर में 1156.6 mm स्नोफॉल हुई है। यानी श्रीनगर सबसे ज्यादा जो 209 mm स्नोफॉल है वो पहले 2 महीनों में रिकॉर्ड की गई है। और कल सुबह दोबारा बर्फबारी जो है ये शुरू हुई। काजीगुंड जहां बर्फबारी थोड़ी भी हो, थोड़ी सी बारिश हो तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सीधा असर पड़ता है, आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह जाती है। 291.3 mm, पहलगाम में 315.7, कुपवाड़ा 323.3 और इसी तरह गुलमर्ग 365.3। जनवरी और फरवरी महीनों की बात करें तो ये इन 2 महीनों का रिकॉर्ड है जो अब तक बर्फबारी हुई है। जबकि फरवरी में श्रीनगर की बात करूं तो 122 mm जो अब तक बर्फबारी हुई है, काजीगुंड में 194.9। और साथ ही साथ जो मौसम वादी में हर्ष बदला है। बिल्कुल आसिफ, लगातार मौसम की हम आपको अपडेट दे रहे हैं, हर जगह की हमने आपको बताया किन किन इलाकों में कितने mm तक बर्फबारी हुई है। अगर आज की बात कर ले तो बर्फबारी लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला। आसिफ, सुबह सुबह हम भी भीग कर यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब अगर हम बात करें वादी कश्मीर की तो वादी कश्मीर में बर्फबारी जारी है। अजय शान इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हम तक जुड़ने के लिए। अजय, अगर बात करें वादी के मौसम की तो अभी वादी के मौसम के हालात क्या हैं? क्योंकि लोगों को हमने सुना, लोग ये कहते हैं कि ये जो बर्फबारी अभी हो रही है ये अच्छी है, क्योंकि सेब के बागानों में आसिफ सेब के लिए बर्फबारी अच्छी मानी जाती है। अगर बात करें उनकी समस्याओं की तो वो कुछ समस्या भी बता रहे हैं कि आम समस्याएं भी बर्फबारी के दौरान हो जाया करती है। अभी की अपडेट क्या? बिल्कुल, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अजय शान, वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश है। चिनाब वैली जहां पे आप ग्राउंड जीरो पे है, वहां से क्या कुछ अपडेट्स हैं? उबरू मरूर की जो सड़कें हैं उनकी क्या कुछ सिचुएशन है और आम लोगों को किस तरह की मुश्किलात है? क्योंकि ये स्पेल जो है बताया गया था महकमा मौसमियात की तरफ से 2 से 3 दिन जो है इस स्पेल के दौरान भारी बर्फबारी भी हो सकती है। क्या अपडेट है चिनाब वैली से? जी आसिफ, जैसे ये पहले से फोरकास्ट था तो फ्राइडे और सैटरडे नाइट से लगातार बारिश हो रही है जहां मैदानी इलाकों में। तो ऊपरी इलाकों में हमें खबर है कि ताजा हिमपात हुआ है जिसका असर नॉर्मल लाइफ पे तो पड़ा है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो राहत की बात है चिनाब वैली के लिए कि बटोत डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो है उस पे ट्रैफिक चल रहा है, जिस वजह से जो एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई है वो हैम्पर नहीं हुई है, लगातार सप्लाई हो रही है। लेकिन जो लगातार बारिश के चलते डर बना हुआ है पसियां गिराने का, तो वो एक खौफ लोगों में है और सफर में उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक हर्ष जी ने कहा कि जो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, हाँ बिल्कुल, जो जिम्मेदारों का कहना है कि जिस प्रकार इस बार बर्फबारी हुई है और बारिश हुई है, फसल चाहे एग्रीकल्चर साइड देखें, हॉर्टिकल्चर देखें तो पॉजिटिव रिजल्ट उनको उम्मीद है। वहीं जो पानी को लेके यहाँ समस्या रहती थी, नेचुरल रिसोर्सेज सूख रहे थे, तो ये जो भारी बर्फबारी हुई है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार पानी की दिक्कत से राहत होगी। जी हाँ जी अजय, अगर बात करें किसानों की को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों काफी बर्फबारी हुई थी, नवंबर महीने में किसानों की फसलें पूरी तरह से सेब किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। अब ये जो बर्फबारी, हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है, कितना किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है? देखिए हर जी, जो किसान है वो तो उनकी फसलों को तो उतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जो बाग बगीचे हैं, चाहे सेब के पेड़ हो, चाहे खुबानी का पेड़ हो, वो कई पेड़ हमने ऐसे देखे हैं जमीन पे लेट से गए हैं। हालांकि कागजों में उनकी असेसमेंट की गई है, लेकिन कहीं से भी सरकार की तरफ से राहत उनको मिलती नजर नहीं आ रही है बागवानों को। तो जो इस बार फल की पैदावार, बेशक बारिश ज्यादा हुई है, बर्फबारी हुई है, लेकिन जो डैमेज पेड़ों को हुआ है तो उसका सीधा सीधा असर इसकी पैदावार पर होने वाला है। तो किसानों को तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जो बागवान है उनको नुकसान। जी बहुत शुक्रिया अजय शान। और मौसम की हम बात कर रहे हैं तो मौसम का सीधा असर जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो अबू मरूर पर भी और साथ ही साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी पड़ा है। और श्रीनगर में भी कल सुबह बर्फबारी शुरू हुई, जहां बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी सुबह से ही शुरू हुई थी और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, जो हमने पहले भी आपको बताया कि कल पूरे दिन बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा और आज सुबह दोबारा
पूरी रात की बात करें तो आज सुबह तक अभी तक वो सिलसिला जारी है। और इस मौसम का असर कहीं ना कहीं सड़कों पे सीधा इसलिए पड़ा क्योंकि कल हर्ष 3 जगहों पे अलग अलग जगह चिनाब वैली से लेकर जम्मू तक जो सड़क हादसे देखने को मिले। और आसिफ, हाईवे की खबर से भी अपडेट कर देते हैं क्योंकि दरअसल हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं हाईवे की अपडेट देने के लिए ग्राउंड जीरो से। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक जुड़ने के लिए। नदीम, अगर हाईवे की बात करें तो बर्फबारी अभी लगातार हो रही है, आज सुबह भी बर्फबारी का दौर जारी रहा, तो हाईवे पर कितना असर इस बर्फबारी का देखने को मिल रहा है? जम्मू को इशारा की बात करें, अभी देखा कि जवाहर टनल पर बर्फबारी हो रही थी, वहीं रामबन और बानिहाल के सेक्टर के दरमियान की हम बात करें तो बारिश हुई। अगर कल दिन की हम बात करें, कल बाद दोपहर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया, फिर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी गई। अगर आज की हम बात करें तो पंठियाल और मोमपसी के मकाम पर पसरे और पत्थर गिराने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है। वहीं क्लियरेंस की बात करें तो क्लियरेंस का काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द रोड को क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं, चाहे हम चंद्रकोट, रामबन, शान पैलेस या उधमपुर की बात करें, लगभग 3 से 4 हजार गाड़ियां जो चाहे वो लोड कैरियर है, पैसेंजर कैरियर गाड़ियां स्टैंडर्ड हैं। ट्रैफिक प्लान के अकॉर्डिंगली रोड क्लियर होने के बाद स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही अलो किया जाएगा जिन्हें वादी कश्मीर की जानिब जाना है। जी हर्ष। नदीम, इस वक्त जो कई इलाकों में जो दरमांदा मुसाफिर हैं या दरमांदा गाड़ियां हैं, वहां पर इंतजामिया की तरफ से खासतौर से मुसाफिरों के लिए, क्योंकि बार बार कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है, नकलो हरकत बंद हो रही है क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब बर्फबारी शुरू हो जाए, कब पत्थर गिरना शुरू हो जाए। मौसम साफ हो तब भी रामबन के कई इलाकों में हमने देखा कि स्टोन शूटिंग जारी रहती है। ऐसे में इंतजामिया किस तरीके से मुतहरिक है और जो मुसाफिर हैं दरमांदा, उन्हें मुश्किलात का सामना लगातार रहा है, चाहे वो बनिहाल से उधमपुर तक हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर रास्ते में उनके रुकने का सारा जो इंतजाम हो। इंतजामिया ने क्या कुछ इसके लिए तैयारी कर रखी है पहले से ही, क्योंकि ये स्पेल अभी 3 से 4 दिनों और भी जारी रह सकता है बारिश और बर्फबारी का? जी आसिफ, देखिए जिस तरह से हम स्टैंडर्ड पैसेंजर्स की बात करें जो मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं वो सामने आए हैं। चाहे हम चंद्रकोट की बात करें, रामबन की बात करें, चाहे मसाजिदों की बात करें, मदरसों की बात करें, वहां पे जो है उनको अकोमोडेट किया है, चाहे उनके रात के रहने के इंतजामात हैं या फिर उनके खाने पीने के इंतजामात हैं। हमने देखा कि चंद्रकोट में लगभग इस वक्त 1000 से ज्यादा गाड़ियां हैं, वहां पे जो लोकल्स हैं वहां के, उन्होंने उनके रात के रहने और खाने पीने के इंतजाम किए। और ऐसा ही देखने को रामबन में मिला है, चाहे हम रहमत मस्जिद की बात करें, जदीद जामे मस्जिद की बात करें या फिर दीगर मदरसा और मस्जिदों की बात करें, तो वहां पे जो है लोकल्स ने काफी अहम रोल निभाया। वहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी हमने देखा है कि पिछली बार भी देखा और अब की बार भी देखा कि जो खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं और रामन पब्लिक हाई स्कूल में रात को ठहरने के इंतजाम किए हैं। जी आसिफ। जी नदीम, एक आखिरी सवाल आपसे, अभी क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह गाड़ियों की आवाजाही ज्यादातर देखी जाती है हाईवे पर? जी हर्ष, देखिए अभी तो किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। तमाम जितनी भी गाड़ियां जो जम्मू से कश्मीर उधमपुर में रोक दिया था और कुछ गाड़ियां जो थी उन्हें रामबन में रोका, चंद्रकोट में रोका। आज किसी भी गाड़ी को नगरोटा से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। और जब जैसे ही रोड क्लियर होती है, क्योंकि क्लियरेंस जो वर्क है वो अभी चल रहा है, और जब रोड क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही जो है गाड़ियों को, जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, चाहे वो उधमपुर की बात करें हम या फिर चनहनी, चंद्रकोट या रामबन, शान पैलेस की बात करें, उन्हीं गाड़ियों को वादी कश्मीर की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। हम हाईवे की खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद हो गया है, अब गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बिल्कुल, इस वक्त भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद है और रामबन, भैटसी चश्मा और पंथियाल के कई इलाके हैं जहां पर स्टोन शूटिंग का जो नदीम के मुताबिक वो सिलसिला जारी है। और ऐसे में जो दोबारा से एक बार फिर फिलहाल नेशनल हाईवे बंद हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको एक बार बता दें, फिर से हंदवाड़ा से आ रही है, जहां पे बाबागुंड इलाके में 9 बजे जुमे के रोज जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो बाद में एनकाउंटर में बदल गया था, आज तीसरे दिन में सर्च ऑपरेशन दाखिल हो गया। अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई थी
दोबारा हम आपको हंदवाड़ा की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हंदवाड़ा से कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया हंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ये जानकारी भी दी जा रही है कि अभी 3 से 4 आतंकी भी वहां पर हो सकते हैं और सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। एनकाउंटर हो रहा है अभी हंदवाड़ा में, सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ अभी जारी है। पहले की अगर बात की जाए तो सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा 3 दिन। 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आसिफ। बिल्कुल, एनकाउंटर तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। 2 सीआरपीएफ के एहलकार जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान जिनकी अब तक जाने गई हैं इस एनकाउंटर में। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कल कि 2 मिलिटेंट्स को हलाक किया जा चुका है। ताहम अभी तक लाशें बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि मलबा काफी है। बताया यह जा रहा है कि यहां रिहायशी इलाका भी है। ऑपरेशन अंजाम देने में सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ी मुश्किलात हो रही। ताहम आगे भी हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी और अगले बुलेटिन में दोबारा हम आपसे इस खबर के हवाले से अपडेट जो है वो उससे रूबरू करवाएंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बंद होने की हम बात कर रहे थे क्योंकि मौसम जो कल सुबह से ही एक बार फिर से करवट बदल चुका है। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जो जारी है और इस मौसम का सीधा असर कल सड़कों पे भी देखा गया। कल उधमपुर में बड़ा हादसा पेश आया, उसके बाद रामबन में एक जगह और उसके बाद किश्तवाड़ में इको गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई जिसमें पहले 3 लोगों की जान गई जबकि जो दीगर जख्मी लोग थे। अब बात करें आसिफ अगर ड्राइवर की, तो ड्राइवर ने रूट को डाइवर्ट करके वहां से वो गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा बिल्कुल ना करे। जोन सा रूट है वहीं पर जाकर, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है सुरक्षा की है, आम लोगों की सुरक्षा की है, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा हमेशा खतरे में डाल दी जाती है ड्राइवर की तरफ से। ये भी कल सामने आया था, तो जिसमें अभी 38 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। जम्मू की हम आपको खबर बता रहे हैं। अभी घायलों का उपचार अभी जीएमसी अस्पताल में फिलहाल चल ही रहा है। बिल्कुल, उन 38 में से एक और ने कल उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, तो 37 घायल जबकि 7 लोगों की जो इस हादसे में अब तक जान गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू की है, टीवी स्क्रीन पर बाएं और जो आप जीएमसी जम्मू की तस्वीरें देख रहे हैं, जो इस सड़क हादसे में जो मजालता में सड़क हादसा पेश आया जम्मू से श्रीनगर, कल देर रात करीब 12:15 पर यह हादसा पेश आया। उसमें जो इंजर्ड लोग हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनका इलाज जारी है। दूसरी तरफ किश्तवाड़ की तस्वीरें जहां पर कल इसी बारिश के मौसम में इको गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई जिसमें 3 लोगों की पहले जान गई और बाद में उपचार के दौरान इलाज मुआवजा जब चल रहा था जख्मियों का, उसके दौरान एक और मुसाफिर ने दम तोड़ दिया। तो कल कुल मिलाकर 11 लोगों की जान गई अलग अलग सड़क हादसात में और साथ ही साथ जो करीब 40 लोग जो जख्मी हुए हैं। तो ऐसे में बार बार गुलिस्तान न्यूज भी आपको इस हवाले से खबर देता रहा है और आज हम दोबारा आपको ये बता दें, आगाह करते चलें, क्योंकि पहले ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी कहा गया था कि वो जब भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर निकलते हैं तो उससे पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर एक बार राब्ता कायम करें। लेकिन ड्राइवर की यहां पे मनमानी देखी गई, उसने रूट बदलकर दूसरे इलाके से जाने की कोशिश की और यह हादसा पेश आया है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू के जीएमसी अस्पताल की, जहां पर अभी भी लोगों का उपचार चल रहा है। उपचार के दौरान जैसा आसिफ ने बताया कि एक और शहरी की मौत हो चुकी है। पहले ये तादाद 6 थी, लेकिन एक और शहरी की मौत हुई, ये तादाद 7 हो गई। उधमपुर की जो खबर हम आपको बता रहे हैं, वहां पर 7 लोगों की मौत हुई। किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भी 4 लोगों की मौत की खबरें बिल्कुल। उसके बाद जो जख्मी थे उनके लिए गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जो मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। उन्हें जो सरकारी इमदाद दी जानी थी उसका ऐलान हुआ। जो जख्मी हुए हैं उनके लिए गवर्नर इंतजामिया की तरफ से 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा हुई, ऐलान किया गया, जो एक्स ग्रेशिया उनको दिया जाना है। जबकि जो मरने वाले इन दोनों हादसात में जो खासतौर से जो पहला हादसा उधमपुर में आया उसमें जो 7 लोगों की जान गई है, उनके लिए गवर्नर ने एक परिवार को, एक खानदान को 5-5 लाख रुपए देने की का ऐलान किया और साथ ही साथ उन्होंने दुख का इजहार भी किया इस हादसे पर। जो इंसानी जानें जो जाया हुई हैं, इस पर उनको काफी सदमा पहुंचा है और इस पर उसके बाद इन्होंने जो है गवर्नर इंतजामिया ने इन लोगों के लिए
जो 20,000 जख्मियों के लिए उनके इलाज मुआवजे के लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। 5-5 लाख रुपए जो उन लोगों को मिलने हैं जिनकी जानें गई हैं। साथ ही साथ जो जीएमसी अस्पताल हो या जहां जहां जख्मियों को मुंतकिल किया गया है वहां पर अस्पताल प्रशासन को जो इंतजामिया है उसको निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम तर जो तिब्बी सहूलियात हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो इन जख्मियों को पहुंचाई जानी चाहिए। इनको किसी मुश्किल का सामना ना हो, ऐसे आदेश जारी किए गए। चलिए अब अगली खबर का रुख भी आसिफ कर लेते हैं, क्योंकि अगली खबर भी बताना बेहद जरूरी है। क्योंकि कल आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। बिल्कुल, एक तरफ जहां जमाते इस्लामी के पर पाबंदी के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जोरदार एहतजाज किया गया और महबूबा मुफ्ती जो साबिक वजीर आला हैं उनकी तरफ से इस मुजाहरे की क़यादत की गई, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट शुरू किया और अलग अलग जिला हेडक्वार्टर्स पर यह प्रोटेस्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और जो तरमीम की गई है 1952 के सदारती हुक्म के कुछ शिकों में जो तरमीम देखी गई उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस फैसले का लगातार विरोध कर रही है और सरकार से, हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा जो इसके नताइज होंगे वो खतरनाक होंगे और जो हालात बनती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो अलग अलग जगहों पे जो बडगाम, उसके साथ साथ हमने श्रीनगर में भी देखा हेडक्वार्टर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है वहां से भी प्रोटेस्ट निकला, और साथ ही साथ लोगों ने जो कुलगाम में है वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने मुजाहिरा किया। और जाते जाते खेल की खबरों से आपको रूबरू करवा दें, कल पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और पहले मैच में अच्छी खबर यह रही कि धोनी और केदार जाधव की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। बिल्कुल, ये खबर भी आसिफ सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम रूबरू कराएंगे, उसके बाद अपने दर्शकों को छोड़े चले जाएंगे। जमाते इस्लामी के और 2 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है, तो लगातार कार्रवाई जमाते इस्लामी पर की जा रही है। फिलहाल इस वक्त सलाम जेके में हम दोनों यानी मुझे, हर्ष भारद्वाज और आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए। हमें ये खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े और सोशल मीडिया पर आपने प्रतिक्रिया दी। आप लगातार इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं gulistannews@gmail.com। अगर आपके इलाके की कोई भी जरूरी खबर हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पे भी हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। और खासतौर पे इस प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक्स बहुत जरूरी है ताकि इस प्रोग्राम में जो कमियां रहे आगे हम उनको पूरा कर सकें। आज के इस खास प्रोग्राम सलाम जेके में फिलहाल इतना ही। मुझे और हर्ष को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।